हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो है ना क्वांटम नंबर्स देख रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्टली क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद जो है सबके बारे में बताया था, एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद जो है ना फाइनली बोले थे कि जो है ना शेप और साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है ना आज शेप और साइज देखेंगे ऑर्बिटल्स का। बेसिक थ्योरी लिख दिए हैं, ठीक है ना, मतलब ये लिखाने का ज़रूरत नहीं है। बाकी शेप कैसा क्या होगा वो सब हम लोग जो है ना देखेंगे यहाँ पे। तो जनरली जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल का बात करते हैं तो हम लोग तो इतना समझ ही रहे हैं कि ठीक है ना, ऑर्बिटल क्या होगा, ऐसा जगह होगा, ऐसा स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने का मतलब कि 90 to 95% यहाँ पे कंसीडर करते हैं, 100% नहीं करते हैं। तो ये पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है ना, रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। An orbital is the region of space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum। अब लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो ऑर्बिट या सेल के बारे में बता रहा है, तो सेल का साइज़ क्या होता है, मतलब सेल से जो होता है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या होता है, सेल के साइज़ के बारे में पता चलता है। जैसे ठीक है ना, n=1 है तो पहला ऑर्बिट है, तो n=2 है तो दूसरा ऑर्बिट है, तो दूसरा ऑर्बिट का साइज़ क्या होगा, पहला ऑर्बिट से बड़ा होगा, ठीक है ना। तीसरा जाएंगे तो दूसरे से बड़ा होगा। इस तरह से क्या होगा, ऑर्बिट का जो साइज़ बढ़ा होते जाता है, तो जो है एक तरह से साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा उसके बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। दूसरा जो होता है ना कि अब जो है साइज बता दिया बड़ा या छोटा, तो अब जो है ना शेप, तो शेप कैसा होगा वो बताता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l। दो चीज़ जो है ना यहाँ पे देखे थे। उसके बाद ये भी देखे थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था वो ओरिएंटेशन बताता है कि ओरिएंटेशन कैसा कैसा होगा अगर पॉसिबल है तो। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, शेप और साइज़ कैसा होगा। तो हेडिंग भी है शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसको अगर हम लोग आगे जो है ना कंटिन्यू करेंगे तो शेप और साइज़ कैसा होगा, तो ये जो है ना इतना चीज़ हम बता दिए, चीज़ लिखना था स्टार्टिंग में। तो जो है ना सबको यही लिखना है, शेप और साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो इसको हम हटा रहे हैं। शेप जो होगा, शेप ऑफ द रीजन जो होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे शेप देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानेंगे, सेंटर है न्यूक्लियस, उसके चारों जो है ना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही क्या होगा, शेप देगा। तो वो पता चलेगा एल से, एल मतलब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और जो है ना ओरिएंटेशन जो पता चलेगा एम से, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो भी बताया ना वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट जो है ना शेप क्या होगा एस ऑर्बिटल का। तो शेप क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बर्ड्स में कुछ लिखने का भी कोशिश किया है, तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना, फिर बर्ड में जो लिखा हुआ है वो भी बता देंगे। तो देखो जैसे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के लिए इतना तो हम लोग जानते हैं कि l=0 होता है, ठीक है ना। तो l=0 है तो m= क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होगा कि एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इस केस में क्या होता है ना, मान लो कि एक न्यूक्लियस लिए, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल का शेप ले रहे हैं, एक मान लो न्यूक्लियस लिए। अब क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या होता है कि एस ऑर्बिटल में देखा जाता है कि जैसे ही न्यूक्लियस ख़त्म होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, ठीक है ना, दूर जैसे जाएंगे, तो ये दूर जैसे ही जाएंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना थोड़ा कमने लगता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमने लगता है। तो जैसे यहाँ पे क्या था ना, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो है ना घटने लग जाएगा क्लाउड। मतलब इलेक्ट्रॉन के जस्ट बगल में एकदम जो है ना क्या कहता है, हाई डेंसिटी वाला क्लाउड है, दूर जैसे जैसे आएंगे तो लो डेंसिटी वाला क्लाउड आते जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कमते जाएगा।
तो फाइनली क्या होगा ना, एक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म हो जाएगा तो ये जो है कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा मेरा, है ना, एक जो है इस तरह से स्फीयर टाइप से शेप बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। तो इसमें क्या था, सेंटर में न्यूक्लियस था मेरे पास, यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट बगल में क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये क्या होगा, घटते जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है। अब क्या है ना कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे दूर जा रहे हैं ना तो घटते जा रहा है, और घटते घटते जो है ना जीरो हो गया। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगा जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो है मतलब ये ना कुछ दूर तक जो है जीरो ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, कुछ ऐसे। मतलब यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कुछ नहीं है। न्यूक्लियस के जस्ट बगल में बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब फिर क्या होगा ना, जैसे ही कुछ दूर तक जाके ख़त्म हो गया, फिर अचानक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, अचानक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो फिर जो है ना कुछ ऐसे होने लगेगा। मतलब यहाँ पे जैसे ही दूर जाएंगे तो यहाँ पे अचानक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर जैसे ही दूर जाएंगे ना तो ये थोड़ा घटने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही दूर जाएंगे तो ये क्या होगा, घटने लगेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे घट रहा था ना, सेम वैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा घटने लग जाएगा। तो ये क्या होगा, एक और जो है ना इस तरह से कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वैसे ही सेम हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा था, यहाँ घट रहा था, यहाँ पे तो ज़्यादा था। ठीक है, इसके जस्ट बगल में क्या था, ज़्यादा था, और यहाँ पे आ रहा था तो क्या हो रहा था, घटते जा रहा था। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे दूर जाएंगे ये कमते जाएगा। यहाँ पे जो है बीच में कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो, इसमें जो है ना चीज़ें समझेंगे कि एस ऑर्बिटल जो है ना कौन सा होगा, कौन सा एस ऑर्बिटल। ठीक है, ज़्यादा है तो इसमें हम लोग डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है इसका। ठीक है ना, ये बाई एक्सिस, और यहाँ पे जो है इधर जेड एक्सिस, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है फिर भी। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ पे कंप्लीट हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये क्या हो गया, मेरा एस ऑर्बिटल का शेप हो गया। तो ये जो है ना ये एस ऑर्बिटल मतलब पहला एस ऑर्बिटल, तो ये जो है ना 1s हो जाएगा, 1s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, कौन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था, बहुत ज़्यादा था ना, घटते घटते जीरो हो गया, तो यहाँ तक का जो हो गया ना 1s ऑर्बिटल हो गया। उसके बाद जो है ना एक खाली जगह आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है ना जस्ट क्या हो गया, जैसे ही स्टार्ट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ना ये 2s ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो है ना ये उसी में हम लोग जो है इंक्लूड करते जा रहे हैं। जैसे 1s हो गया, फिर ये 2s हो गया, ऐसे ही जो है इसके बाद क्या आएगा, फिर ऐसा स्पेस आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। अब फिर क्या होगा, अचानक यहाँ वैसे ही क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा 3s हो जाएगा। अब इसमें जो है ना एक दो चीज़ और देखना है। जैसे ये तो यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियस है तो देख ही रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आएगा, नोड्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के जस्ट बगल में बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे घटने लगा, घटते घटते जीरो हो गया। तो एक ऐसा जगह आएगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग नोड्स कह रहे हैं। और ये चूँकि स्फेरिकल है ना तो इसको हम लोग रेडियल नोड्स कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस हुआ ना इसको हम लोग कहते हैं रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स। ठीक है ना, ये रेडियल नोड बन गया एक तरह का, और या फिर स्फेरिकल नोड कहते हैं। तो ये 1s का, 2s का, या फिर इसके आगे जो है ना एक इसी तरह से इसे डाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये जो है ना ये वाला शेप जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो 1s इतना छोटा, 2s इतना बड़ा, और 3s क्या होगा, इससे भी बड़ा। तो उस तरह से होते जाएगा। तो ये इस ऑर्बिटल का कुछ शेप ऐसा होता है।
जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ देते हैं। दीज ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, देख लो स्फेरिकल तो है ही, सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। उसके बाद अबाउट द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, जैसे से न्यूक्लियस से दूर जाएगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है। देयर इज अ वैकेंट स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव एस ऑर्बिटल, ये 1s और ये 2s दोनों के बीच में वैकेंट स्पेस है, इसको जो है इसको बोल रहा था रेडियल नोड, ठीक है, इसको बोल रहा है रेडियल नोड, तो लिख दिया रेडियल नोड हो गया। उसके बाद बोल रहा है बट देयर इज़ नो रेडियल नोड फॉर 1s, अब कह रहा है 1s के लिए कोई रेडियल नोड नहीं है, क्या है कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट हो रहा है ना, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ खाली है ही नहीं, इस तरह से यहाँ पे कुछ खाली नहीं है, तो 1s के लिए कोई रेडियल नोड नहीं है। तो यहीं पे लिख रहा है देयर इज़ नो रेडियल नोड फॉर 1s ऑर्बिटल सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यही है। आगे बोल रहा है कि साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन n, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ऑर्बिटल का साइज जो है n पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेटर द n का वैल्यू ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, 1s का इतना बड़ा, 2s का इतना बड़ा, 3s का और बड़ा, तो जैसे जैसे n बढ़ते जा रहा है, n मतलब क्या 1 2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, तो साइज बढ़ते जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2s जो है बड़ा होगा ये 1s से, तो 2s जो है ना ये वाला बड़ा है 1s से। उसके बाद कह रहा है बट बोथ ऑफ देम आर नॉन डायरेक्शनल, लेकिन क्या है ना दोनों नॉन डायरेक्शनल, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं, हर डायरेक्शन में है ना, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं। और उसके बाद बोल रहा है बोथ ऑफ देम आर नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप, यानी इसमें जो है ना कोई डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं और स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो ये 1s का शेप है और 1s का शेप है, 2s का शेप है, ऐसे ही जो है ना 3s का कैसे आएगा, 3s में भी हम लोग क्या करेंगे, ये किसी तरह से बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा रेडियल नोड, इस तरह से बना लेंगे ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्लॉट दिखा देंगे यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये जो है ना इसको हम लोग, ये क्या होगा, जैसा स्टार्ट होगा तो बहुत कम रहेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये जो लास्ट वाला बनाएंगे 3s हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ फिर क्या आएगा, रेडियल नोड आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो 4s आएगा। तो इस तरह से जो है ना 1s का शेप बनता है, 1s का 2s का 3s का 4s का, मतलब s ऑर्बिटल का शेप बनता है। 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होगा, 2s में कितना होगा, 2s तो ये वाला था ना, तो 2s में 1 होगा, 3s में कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 रेडियल नोड आएगा, उसके अंदर वाला तो सब उसमें इंक्लूड हो गया ना। तो इस तरह से जो है रेडियल नोड निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, एस ऑर्बिटल का मेरा यहाँ पे जो है ना काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे पी ऑर्बिटल, इसको सबको कॉपी कर लेना, ये भी कॉपी कर लेना है, डायग्राम बना लेना, ठीक है, सबको तो दिख ही रहा है। हटाते हैं इसको। इसमें एक चीज़ और जो है बता रहे हैं, इसमें देखना ये क्या है ना कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताने का आता है कि 1s में क्या होगा, 2s में क्या होगा, 3s में क्या होगा, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि उसके लिए अलग एक क्लास लेंगे जो एडवांस के लिए मेनली होगा। बाकी 1s वाला है तो 1s वाला बेसिक थोड़ा इसमें यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। साई स्क्वायर है, मान लो ये रेडियस है, सेंटर से जो है ना बढ़ रहा है, और ये साई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। और इस केस में देखना, जैसे मान लो ये 1s, ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल का है, तो 1s ऑर्बिटल में हम लोग क्या देखें कि जहाँ से न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में के जस्ट बाद, न्यूक्लियस जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या है, सबसे मैक्सिमम है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, घटने लग गया ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, धीरे धीरे जो है ना घटने लग गया, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और घटते घटते जो है ना एक तरह से जीरो हो जाता है ना, उसके बाद फिर रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड वहाँ पे आता है। उसके बाद जो है ये तो 1s का था, सिमिलरली जो है ना 2s का भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें भी जो है ना ये साई स्क्वायर और ये r, इसमें भी क्या होगा, अब देखो ये 2s में बनाएंगे तो 2s के केस में क्या होता है, यहाँ पे शुरू में तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते जाता है,
2s बनाएंगे तो 1s वाला भी तो आ जाएगा ना उसके अंदर, तो ये घटते जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो जाता है, अचानक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अचानक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, राइज कर जाता है ना 2s के जस्ट बाद, मतलब 2s जैसे ही स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज कर जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये भी घटने लग जाएगा। ठीक है, घटते घटते क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे ये शेप आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा 2s ऑर्बिटल का। ये 2s ऑर्बिटल का जो है ना ये ग्राफ आ जाएगा। ये साई स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन के होने का, और ये 1s और 2s का है। 3s का भी करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये और जो है ना जाएगा। तो इसी तरह से 4s का भी, तो इसमें क्या है ना बेसिक बता दिए 1s 2s। मान लो नीट उट में ठीक है ना पूछा तो, या फिर मेंस में पूछा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा सर। एडवांस में जो पूछेगा उसका एक अलग से हमको लेक्चर लेना पड़ेगा, सिर्फ एडवांस में पूछेगा वो तो उसका एक अलग से लेक्चर लेंगे जो चीज़। उसके अलावा भी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अलावा भी कुछ कुछ रहता है उसमें, कम से कम अच्छा खासा उसमें कर्व है, तो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग क्लास में। उसमें 3D का भी रेडियल एक्सियल सब चीज़ वो उसको बताना पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मतलब नेक्स्ट नहीं, मतलब इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पी ऑर्बिटल का। तो पी ऑर्बिटल में देखना, पी ऑर्बिटल में क्या होता है। तो पी ऑर्बिटल की बात करें ना तो इसमें सिंपली पी ऑर्बिटल की बात करेगा तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, L इक्वल टू 1। तो L इक्वल टू अगर 1 लेंगे ठीक है, तो M इक्वल टू कितना ले लेंगे, M इक्वल टू -1 0 +1, मतलब 3 ओरिएंटेशन आएगा। तो पहले वाले केस में क्या था ना, कोई ओरिएंटेशन नहीं था, स्फेरिकली सिमेट्रिकल था और नॉन डायरेक्शनल था। हर डायरेक्शन में है, मतलब नॉन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि एम का 3 वैल्यू आ रहा है ना, तो इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होगा उसका वैल्यू बता रहा है -1 0 +1, ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि 3 पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब ये तीनों डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम लोग जो है, तो ये क्या होता है 3 पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है ना, जैसे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो वो तीनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन होता है। तो सबसे पहले ना इसका शेप कैसा होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो शेप क्या होता है ना, जैसे सपोज करें यहाँ पे न्यूक्लियस लिए, ठीक है, तो न्यूक्लियस लिए ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है न्यूक्लियस के जस्ट यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ने लगता है, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरह से बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कुछ इस तरह से जो है ना शेप बना लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे शेप बना लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमिलरली इस साइड भी जो है ना इसी तरह से जो है बढ़ता है। ठीक है, और मतलब इसी तरह से बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, और कुछ ऐसा शेप बना लेता है, इस तरह से शेप बना लेगा। तो चूंकि ये क्या है ना डम्बल टाइप से हो गया ना, तो डम्बल शेप कहते हैं। तो ये मतलब पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल का शेप हो गया। ठीक है ना, किसी भी पी ऑर्बिटल का। अब कह रहा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो क्या होगा, 3 डायरेक्शन में होगा। एक पी एक्स क्या होगा, पी ऑर्बिटल का एक्स डायरेक्शन में बना देंगे, तो पी एक्स कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका जो है ना शेप अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है ना, अगर मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा। अब सेम ये जो शेप है, डम्बल जो शेप है, इसको अगर मान लेते हैं ये बाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये जो बाई डायरेक्शन में मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इसको मान लिया कि ये जेड डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ये मान लो कि ये जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड ऑर्बिटल हो जाएगा। मतलब शेप कुछ ऐसा आएगा। अब इस शेप को ना ओरिएंट कर दिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो पी एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो पी वाई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो पी जेड। तो ये 3 ओरिएंटेशन आएगा, यही जो है ना पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये जो बनाते नहीं थे हम लोग 3 बॉक्स, याद करो 3 बॉक्स बनाते थे हम लोग, 1 2 3, तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया, कुछ ऐसे। तो यही है। और इलेक्ट्रॉन फील करते थे तो क्या होता था, अच्छा ये आगे आएगा उसका।
तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, तो ये कुछ सेफ हो गया। इसको एक बार पढ़ देते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना है कि जैसे क्या है ना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहे थे, तो यहाँ पे क्या था ना कि न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, तो न्यूक्लियस से जैसे ही इस साइड गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और इस तरह से शेप ले लिया, ये डम्बल टाइप सा, ठीक है ना, यहाँ पे इस टाइप से भी गया तो इधर शेप ले लिया, पूरा डम्बल टाइप का शेप हो गया। इसमें क्या हुआ ना कि इस पर्टिकुलर प्लेन पे, यहाँ पे जो प्लेन अगर हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्लेन ड्रा करेंगे ना, ये जो प्लेन, ये पर्टिकुलर प्लेन जो होगा ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगा ना, इस साइड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन, ठीक है ना, नोडल प्लेन इसको बोलते हैं बिकॉज एक प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो पीएक्स के केस में नोडल प्लेन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ नोडल प्लेन ऐसे आ जाएगा। तो ये जो है ना, इसका नोडल प्लेन आ गया पीएक्स का। इसका नोडल प्लेन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर है तो कुछ कैसे होगा? ऐसे आ जाएगा। तो ये नोडल प्लेन इसका नोडल प्लेन क्या होगा? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये कुछ नोडल प्लेन ऐसे आ जाएगा। तो हर एक पी ऑर्बिटल में ना एक नोडल प्लेन होगा, और ये नोडल प्लेन कुछ ऐसा होगा। नोडल प्लेन किसको बोलेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन, जैसे यहाँ पे ये नोडल प्लेन। तो हर एक पी ऑर्बिटल में क्या होगा? एक एक नोडल प्लेन होगा। पी एक्स में एक, पी वाई में जेड हुआ ना, पी जेड में हुआ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पी इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन 2 लॉस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू डम्बल शेप दे देता है। और उसके बाद देखना तीर ओरिएंटेशन होगा, उस हिसाब से पी एक्स, पी वाई, पी जेड हो गया, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल तो है नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसमें था इसमें नहीं है। और स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या होगा? डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। यहाँ पे देखो बता भी रहा है कि ये क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टर है। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर हम लोग देख भी रहे हैं, एक्स में, वाई में और ये जेड में। तो 2 लोब्स कह रहा है, दोनों लोब्स जो है ना सेपरेटेड बाई ये नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन से जो है ना सेपरेटेड है। और देख भी रहे हैं यहाँ पे नोडल प्लेन है, ठीक है ना। एक लोब इधर वाला हो गया, एक दूसरा लोब इधर वाला, दोनों के बीच में एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन से सेपरेटेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। और उसके बाद देखना देखो ये चीज़ है ना, बहुत पहले मतलब बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। चलिए पूछा है मैं से, हम पढ़ाते थे तो नोट्स में जो है ये भी बताते थे कि इस तरह से चीज़ें होता है। इसमें बताए थे पहले है क्या कि 3 पी ऑर्बिटल जो है ना बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एनर्जी सेल, मतलब ये जो 3 पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों क्या होता है ना, सबका एनर्जी सेम होता है, पी एक्स का, पी वाई का, पी जेड का। अगर ये 2px, 2py, 2pz है तो तीनों का एनर्जी सेम होगा, ठीक है। अगर 2 से 3 जाएगा ना तो 3 में 3px, 3py, 3pz का सेम होगा, लेकिन 2px और 3px का सेम नहीं होगा। क्या क्या उसका साइज़ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अगर एक n की बात करेंगे तो उसके साथ से px, py, pz क्या होता है? सेम होता है। तो ये सबका एनर्जी सेम हो गया था, इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये तो नोट्स में हम पहले लिखा देते थे, ठीक है ना, पहले से लिखा रहे हैं। तो शायद 2015 या 16 में है, मेन से सेम मैं पूछ लिया ना कि अगर ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो उसका क्या नाम देंगे, बस नाम के लिए पूछ लिया। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल तो सेम जो है बस पढ़ाए थे, तो मतलब सीधे नोट से, इसमें कुछ है ही नहीं। जनरली लोग कोई पढ़ाते नहीं है, बताते भी नहीं इस चीज़ को है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और जो है ना पर्टिकुलर टर्म है, कोई भी अगर एक बार 2 बार रीडिंग मारेगा तो आसानी से उसको डिजेनरेट दिख जाएगा। और एक बार कॉमन वर्ड है तो आसानी से याद रख सकते हैं, इक्वल एनर्जी वाला जो होगा डिजेनरेट होगा। तो बाई चांस नहीं पढ़ाते तो एनसीईआरटी रीडिंग करने बोल रहे हैं, बोलते रहते हैं सबको, तो उससे आ जाता है। लेकिन ये चीज़ बताए थे। तो एनसीईआरटी रीडिंग करने का मतलब, ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस टाइप का जो भी वर्ड रहता है, जो नया नया टर्म आ रहा है कुछ इस टाइप का, तो उसको बस दिमाग में रखना है कि ऐसा क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक आध क्वेश्चन बीच बीच से उठा के दे दिया आसान आसान सा, कुछ नया टाइप का रहेगा, ठीक है, देखा नहीं रहेगा तो तुक्का भी नहीं मार सकते वहाँ पे, यही दिक्कत है। अगर एक 2 बार रीडिंग मार लिए तो ये चीज़ समझ में आ गया तो आराम से वहाँ पे बना सकते हो। तो वही है ना कि लास्ट का जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन है, उसके लिए तुमको एनसीईआरटी रीडिंग करना पड़ेगा। हालांकि मेरा तो कोशिश रहता है
कि उसको भी तुमको बता दे, लेकिन फिर भी मानना ज़रूरी है भाई, ठीक है, मानना ज़रूरी है। क्या पता उसमें जो है ना बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, तो एक दो वर्ड रहे। तो एनसीईआरटी पढ़ते समय ना बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि कुछ नया टर्म जो आ रहा है, टर्मिनोलॉजी, उस पर ज़्यादा फोकस करें देन कंपेयर टू कौन साइंटिस्ट था, किस ईस्वी में क्या किया, कब नोबेल प्राइज़ मिला, ये सब से कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, ये सब कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। बस यही सब कुछ नया टर्म आएगा ना वो पूछेगा, वो भी देखो डिजेनरेट ऑर्बिटल कहाँ पे आएगा, अच्छा आगे जाके आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्टार्टिंग में नहीं पूछेगा। स्टार्टिंग में तो जो है ना राम कहानी है, कैथोड वो सब तो कहीं पूछेगा ही नहीं तुमको, पूछेगा आगे चल के ये सब टर्मिनोलॉजी। तो इस तरह का जो भी टर्म रहेगा ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन कर लेना है एनसीईआरटी में, ताकि दोबारा तिबारा पढ़ो ना तो बस दिमाग में जो है ना एक नज़र में उस पर चला जाए, उसके बाद एग्जाम में जो है ना देने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये चीज़ था ये पी ऑर्बिटल का, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका कर लेंगे। बाकी हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे डी की बात करते हैं। तो ये बस याद रखना, इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट से नोडल प्लेन क्या होता है, डम्पेल क्या होता है, ठीक है, और ये सब है। थोड़ा थोड़ा डायरेक्शनल, ये क्या होगा पूछेगा कि डायरेक्शनल होता है कि नहीं होता है, पी ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल होता है, एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पूछेगा, मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सब, एडवांस में तो नहीं पूछेगा इतना आसान, मेरे ख्याल से हो सकता है पूछ ले, लेकिन कम चांस है कि जो है ना इतना मतलब पूछेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत जो है ना इसी में जो है मतलब क्या करेगा, मल्टीपल आंसर जो होता है, एक से ज़्यादा आंसर है तो उसमें जो है पॉइंट बना के पूछ सकता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें टफ हो जाएगा। जैसे एक ही चीज़, जैसे जो है ना 4 पॉइंट बना दिया, 4 में से बताइए कौन सही है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसी में 4 पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, डायरेक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है ना, उसके बाद नोडल प्लेन कितना होता है, उसके बाद फिर यही सब जो है ऑर्बिटल्स जो है डिजेनरेट होगा नहीं होगा, मतलब 4 पॉइंट दे देगा और चारों में क्या आंसर, मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा कम चांस है पूछने का मेरे ख्याल से, लेकिन तैयार रहना है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी पूछेगा बताना है, सबको इसको लिख लेना है, कॉपी कर लेना है इसको। नेक्स्ट आएंगे हम लोग जो है ना ये डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल की हम लोग बात करते हैं, तो डी ऑर्बिटल का जैसे ही हम लोग बात करेंगे ना, हम लोग L = 2, ठीक है, कुछ भी दिमाग में आए डी ऑर्बिटल मतलब L = 2, L = 2 रहेगा तो ठीक है, क्या होगा 5 तरह का इसका ओरिएंटेशन आएगा, -2 -1 0 +1 +2, तो ओरिएंटेशन क्या होगा 5 तरह का आएगा। अब 5 तरह का ओरिएंटेशन आएगा तो जैसे 3 तरह का ओरिएंटेशन आया था तो 3 ऑर्बिटल हो गया था ना, तो 5 तरह का ओरिएंटेशन आएगा तो 5 ऑर्बिटल होगा, 5 डी ऑर्बिटल। तो यहाँ भी 5 डी ऑर्बिटल होता है। अब बोल रहा है कॉम्प्लेक्स शेप होता है, तो देख लेते हैं शेप कैसा होता है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखना, जैसे इसमें क्या है ना, ऑर्बिटल्स का नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, dx/, dy/z, dz(x), dx² - y², dz², ठीक है। तो बस हम लोग को बना देना है, और उसमें क्या है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। देखो 5 शेप बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले dx/y का बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। x/y उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब उस तरह से नहीं सोचना है। शेप इसका कैसा होगा ना उसको समझना है बस। तो इसमें जैसे क्या है ना कि हम लोग अभी कुछ देर पहले जो शेप देखे थे, तो इसमें शेप इसका कुछ ऐसे आता है, यहाँ पे न्यूक्लियस मान लो, तो यहाँ पे क्या है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ पे इस साइड जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, कुछ डम्बल वाले फॉर्म में ऐसे ही, इससे इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, कुछ ऐसे। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बढ़ेगा, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो गया, 2 डम्बल हो गया ना, तो डबल डम्बल से, ठीक है ना, इसका नाम क्या आ जाएगा, डबल डम्बल से। तो ये x/y डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये dx/y हो गया। सिमिलरली जो है इसको हम लोग और भी कर सकते हैं, मतलब अगला शेप जो देखेंगे तो सेम उसका भी शेप ऐसे ही आएगा, शेप तो सेम ही आएगा। तो इसको बना लो, बस एक्सिस चेंज कर देना है यहाँ पे, और क्या। तो dx/y है, ठीक है, तो y/z बना लेते हैं, तो शेप जो है ना सेम ऐसे ही आएगा। या बस ध्यान देना है कि जो है ना एक का दूसरे मत घुसा था।
ठीक है, इस तरह से शेप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई जेड डायरेक्शन में, तो डी बाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे, सेम आएगा इसका भी शेप। ठीक है, तो नेक्स्ट जेड एक्स है ना, तो जेड एक्स, तो डी जेड एक्स। तो ये तीन शेप जो है ना सिमेट्रिकल आता है। और नेक्स्ट जो है टी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का हम लोग देखेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई, ठीक है, ऊपर ही नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें। सिमेट्रिकल होता है ना, देखने पे कैसे देख रहे हो आप। यहाँ पे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इसका बना रहे हैं डी जेड स्क्वायर का, तो इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, साथ में इस तरह से इस वाला आ जाता है लॉस। तो ये कुछ ऐसे हो गया डी जेड स्क्वायर का। अब इसको समझते हैं एग्ज़ाम में जो है ना क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो कुछ ऐसे आ गया, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है ना, बनाना है तो सब सिमेट्रिकल बनाना है। ये लोग जैसे चारों लोग हैं तो दिखाएंगे सब एक ही जैसा, ऑलमोस्ट। जितना अच्छा बन जाए उतना अच्छा है। तो देखो अब एग्ज़ाम में इससे क्या पूछेगा। ठीक है, तो जैसे शेप तो याद रखना ही रखना है, पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन में मान लो कि सिंगल आंसर भी बन जाएगा, मल्टीपल भी बन जाएगा। 4 अलग अलग तरह का शेप बना दिया, उससे भी पूछ सकता है। एक से ज़्यादा शेप भी सही हो सकता है। तो एक तो वो याद रखना है, हालांकि वो क्वेश्चन आसान होगा, बिकॉज शेप तो सब पढ़ता है तो सबको याद होगा ही, तो वो क्वेश्चन आसान होगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ करेगा जब उसके बारे में थोड़ा सा पूछना स्टार्ट करेगा। तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन टफ करेगा, इसको समझते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, दोनों एक्सिस के बीच में है। ये एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें भी एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें भी एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डी एक्स बाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वाई, ये तीनों के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में रहता है। ठीक है, अब ये एक्सिस के बीच में रहता है तो ये क्या कहते हैं, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में है। बट जैसे ही हम लोग डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ना अलोंग द एक्सिस होता है। जैसे इस केस में देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है। तो यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट करके पूछ सकता है कि डी वाई जेड और वाइटल जो है और डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और वाइटल जो है, दोनों में किस केस में, या फिर जो है ना जैसे एडवांस में जो क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। अगर सिर्फ इससे भी पूछेगा तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा कि इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहता है एक्सिस के बीच में रहता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना एक्सिस के अलोंग रहता है। अब इसी में जो है 2-3 पॉइंट जो है ना उसको पलट के भी लिख सकता है कि ये बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में रहता है कि नहीं यहाँ पे, या फिर बोल देगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना अलोंग द एक्सिस रहता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू लेके यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन आसान ही रहेगा अगर नॉलेज है तो, मतलब थोड़ा सा पढ़े हो तो, और मतलब थोड़ा सा सोच सकते हो तो। अदरवाइज तो क्वेश्चन थोड़ा टफ दिखेगा, नहीं अगर ध्यान नहीं दिए तो मतलब आसान ही, ऐसा कुछ टफ नहीं है यहाँ पे, आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये तीनों एक तरह से रहता है, इसका जो है ना अलग शेप है, सेम ऐसा ही आएगा बट अलोंग द एक्सिस है। और डी जेड स्क्वायर का जो है ना शेप ऐसा होता है, पी वाला एक रहता है ना ऊपर से जो है एक स्फेरिकल टाइप से ओवरलैप करता है, जो एस में जैसे हम लोग देखे थे एस का। तो इस तरह से कुछ ऐसा ही ओवरलैपिंग है यहाँ पे। तो इस केस में देखना सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, नहीं है। ठीक है ना, अगर इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे सेंटर पे तो एकदम कुछ ऐसा है नहीं, न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे एकदम जस्ट सेंटर पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्फीयर टाइप से ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अच्छा खासा है यहाँ पे।
ठीक है, कंपेयर करेंगे सब में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास में सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें। उसके बाद है ना कि इसमें भी नोडल प्लेन आएगा ना, जैसे हम लोग डम्पल से शेप देखे थे तो नोडल प्लेन आ रहा था, तो इसमें भी नोडल प्लेन आएगा ना। जैसे हम लोग देखे नहीं थे कि अगर पी ऑर्बिटल है तो पी के केस में क्या था, एक नोडल प्लेन आता था ये से वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये वाला हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक नोडल प्लेन इधर आएगा, और ये वाला कंसीडर करेंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग एक नोडल प्लेन इधर आएगा। तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें दो नोडल प्लेन बनेगा, इसमें भी दो बनेगा, इसमें भी क्या है, दो बनेगा, इसमें भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये और इसके अकॉर्डिंग ये दो। तो ये तीनों में दो दो नोडल प्लेन बनेगा, और इसमें क्या है, कोई नोडल प्लेन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ यहाँ पे नोडल प्लेन बनेगा तो ये इसका जो नोडल प्लेन होगा ना अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नोडल प्लेन यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ऐसे आएगा नोडल प्लेन, ऐसे आएगा, यानी नोडल प्लेन जो होगा इसका क्या होगा, एक्सिस के 45 डिग्री पे होगा। तो मान लो सपोज करो जो है ना एग्जाम में पूछ देगा इसका नोडल प्लेन जो होगा 45 डिग्री पे होगा, अगर मल्टीपल में पूछ रहा है तो एंगल जैसे ही ले लेगा ना तो आधा बच्चा तो छोड़ देगा ऐसे ही। तो हम लोग को जो है ना इसमें छोड़ना नहीं है, समझ जाना इसका जो नोडल प्लेन क्या होगा 45 डिग्री पे होगा। तो ये चीज़ है। इस केस में क्या होगा, नोडल प्लेन तो आएगा ही नहीं है, तो न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस केस में नोडल प्लेन नहीं आएगा वहाँ पे। तो मतलब क्वेश्चन जो है ना तुमको कहीं भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेना, आसानी से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये तुम्हारा ये चीज़ था। उसके बाद देखना नोड हम लोग बात करेंगे ना, तो ये नोड दो तरह से होगा एक रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड, जो हम लोग एस ऑर्बिटल में पढ़े थे रेडियल नोड, और उसी को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। तो उसका जो वैल्यू होता है n-l-1 होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होगा, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, दोनों में ठीक है ना माइनस करके कितना ले आएंगे, n-l-1। एंगुलर नोड निकालेंगे तो एंगुलर नोड के केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे 2s का हम लोग निकाले तो 2s में 2s का अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो ये पे क्या, यहाँ 2s में क्या आ जाएगा, 2s मतलब कि यहाँ पे देखना n का वैल्यू 2, s के लिए कितना होता है, l का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, l का वैल्यू कितना 0 -1 1, तो 2s में रेडियल नोड कितना था, 1 ही था ना, तो देखे थे हम लोग। तो एंगुलर नोड हम लोग नोडल प्लेन निकालेंगे तो l जो है डिपेंड करेगा एंगुलर नोड या क्या कहते हैं, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। जैसे p में हम लोग बात किए थे तो p = 1, तो वहाँ पे नोडल प्लेन कितना था, एक ही था p, और जो है ना अगर d का बात करेंगे तो l = 2, तो नोडल प्लेन कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो 2 आ भी रहा था। इस केस में एक अलग जो है ना एक्सेप्शन, मतलब उस तरह से बात करेंगे तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये समय तो यूज हो रहा है ना, 2 आ रहा है। तो जैसे अब इसके आगे f में जाएंगे तो उसमें और चीज़ें इस तरह से आएगा, लेकिन वो पूछेगा नहीं, सिलेबस में बस इतना ही है, इसीलिए इतना ही पढ़ो। अदरवाइज f रहता तो f ऑर्बिटल का भी पूरा शेप बताते, और जो है ना इसमें क्या है ना कि शेप कैसे बनता है ना तो वो भी बताते, लेकिन वो पूछेगा नहीं एग्जाम में। वो उसमें बहुत हाई लेवल का जो है, मतलब तुम्हारा जो लेवल है ना उससे डबल लेवल तक जाएंगे, तो उसमें जो है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बेसिस पे ही हम लोग शेप बताते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं पूछेगा, वो बहुत ऊपर लेवल का, समझ में भी नहीं आएगा। तो ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रहता तो बताते उसका भी, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है तो उसको छोड़ते हैं, यहीं तक रखते हैं। और ये जो है शेप जो है हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ेंगे इसमें कॉपी करना है, सो कॉपी कर लो, इसको हटा रहे हैं, इसका काम खत्म। इसके बाद है ना एक चीज़ था, उसको हम लोग देखेंगे, तो एक्चुअली लास्ट क्लास में बताया था, उसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। वो क्या था मेरे पास, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज़ ग्रेटर देन h/4π था, यही था शायद। और जो है ना इसमें बताने के लिए बोल रहे थे कि डेल्टा e इंटू डेल्टा t ग्रेटर देन = h/4π कैसे आएगा, ये चीज़ें तो आई थिंक बहुत लोग कोशिश किए हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट अधिकांश लोग जो है करीब पहुंच गया। उसमें 1-2 लोग का जो है ना मतलब आ भी गया है, लोग बना भी दिए, ऐसा नहीं बना है, प्रूव कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे
देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आईआईटी में नहीं पूछेगा, मतलब कन्वर्ट करने का, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये दोनों चीज़, कि ये जो हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो उसमें जो है ना ये दोनों चीज़ टर्म इंक्लूड कर सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन में भी, या डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो ये याद है तो इसको कन्वर्ट करने में ये चीज़ यूज पड़ेगा। बट ये जो कन्वर्जन है, जैसे मतलब कि ये जो प्रूफ किया है जो भी बच्चा, या जो प्रूफ करके दिखा देंगे, बता भी देंगे थोड़ा सा ये आना चाहिए। इसका जो है ना बहुत सारा एप्लीकेशन मतलब है, इस टाइप का चीज़ें जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ज़रूरत पड़ेगा। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा बनता है, केमिस्ट्री में भी बनेगा और फिजिक्स में भी बनता है, और एक क्वेश्चन इस टाइप का जो है ना बराबर रहता है। हाँ, फिजिक्स में भी रहेगा, केमिस्ट्री में भी रहेगा, चांसेस फिजिक्स में भी जनरली पूछता ही है, मतलब डिफ्रेंशिएट करके एक टर्म रहता है। तो मतलब इस तरह का अगर मतलब कर रहे हो तो ठीक है ना, तो चांसेस है वो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मैक्सिमम चांस है तुमसे बन ही जाएगा, गलत होने का चांस नहीं रहता, जहाँ तक हम देखे हैं बच्चे को, या फिर हम भी खुद करके देखें तो मतलब एक बार ये सब कर लेना तो अपने आप वो चीज़ें बन जाता है। जैसे इस केस में क्या था ना कि ये करना था, ये कैसे आएगा, तो बहुत लोग तो फोर्स सोर्स यूज़ कर लिए, ठीक है ना, फोर्स एनर्जी में रिलेशन बैठा है उससे कर लिए, ठीक है ना, मोमेंटम ये जो था फोर्स और एनर्जी में रिलेशन बैठा के कर लिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट क्या है ना कि अगर इस तरह से पूछ देना तो सबसे पहले ना रिलेशनशिप खोजेंगे। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन एराइज करे तो कहीं भी फिजिक्स में भी इस तरह का कुछ तुमको मिलेगा, वहाँ भी सर बताएंगे तुमको, मतलब यहाँ नहीं, ऐसा ही रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो जैसे ही इस तरह से दे देना तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप खोज लेंगे। तो देखो पी और ई में रिलेशनशिप हम लोग को ना यहाँ पे खोज लेना है। तो रिलेशनशिप बताए तो थे जी हम, तो याद है जहाँ तक ई इजकल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, पी इजकल टू एम भी। उसके बाद क्या कर रहे थे, पी स्क्वायर इजकल टू हम लोग कर रहे थे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, पी स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। उसके बाद फिर मोमेंटम ये क्या कर दिए, हमको क्या करना था, एनर्जी इजकल टू इतना लाना था ना, तो इसी को लेके चलते हैं। अगर एनर्जी इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो m से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो एम ई इजकल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये 2me इजकल टू पी स्क्वायर, यानी p इजकल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2me। या फिर हम लोग को जो है ना पी स्क्वायर थी एनर्जी इजकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2me, मतलब एक रिलेशनशिप है, ये पहले ही बता चुके हैं वहाँ पे। तो एक रिलेशनशिप है, तो ऐसे भी ये रिलेशनशिप सबको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करना है। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है, तो ये जो है ना इसी से रिलेशनशिप को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ई इजकल टू जो है ना मेरे पास है पी स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है ना, डी वाला नहीं करेंगे, स्मॉल के लिए करते हैं। तो डेल्टा ई इजकल टू इसको करेंगे ना, तो 2p और डेल्टा p, और ये क्या है ना 2m तो कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये सीधे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे देख लेना, अब जो है हमको जो है ना इसको ये दोनों को रिलेट कर देना। तो डेल्टा ई इजकल टू पी इजकल टू क्या होता है, एम भी, और डेल्टा पी अपॉन एम, तो एम कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल्टा पी इजकल टू जो है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा ई इजकल टू जो है ना वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको जो है ना लिख लेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी, यानी क्या आ गया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इजकल टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। मतलब इस तरह से जो है ना आराम से हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो दोनों मैच कर गया ना, मतलब डेल्टा इतना इजकल टू इतना या सीधे से। तो बस इसमें क्या करना था, दोनों में जो रिलेशनशिप था ना ये वाला याद रखना था, इसको बस डिफ्रेंशिएट कर देते ना, अपने आप ये चीज़ आ जाता। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कोई दो रिलेशनशिप दे देगा और इस तरह से प्रूफ करने देगा ना, तो दोनों के बीच एक रिलेशनशिप खोजेंगे, या तो दे देगा क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देता है, नहीं तो खोजेंगे और उसको इस तरह से ना रिलेट करके यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। तो बस ये रिलेशनशिप पता है तो 2 लाइन में तो बन ही जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर फोर्स से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे चाहो तो। हालांकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना चाहिए। बाकी ये तो पहले बता चुके हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब लिख लेना, इसको जी कॉपी कर लो।
ठीक है, इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चन, अभी पहले एक थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद रूल्स। ठीक है ना, इसके बाद पढ़ेंगे थ्योरी। रूल्स फॉर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लोग तो ऑर्बिटल तो देख लिए ना, अलग अलग ऑर्बिटल देख लिए, एस पी डी एफ, ठीक है, सेप भी देख लिए, और एनर्जी का भी थोड़ा आइडिया लग गया, और बहुत सारे चीज़ का आइडिया लग गया। अब जो है इस केस में क्या है ना कि अब जो ऑर्बिटल्स है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे उसको समझना है। तो इसमें जो है ना 2-3 रूल है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बस उसके बाद हो जाएगा। और क्या समझते हैं, रूल को समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है ना इसमें ऑफ प्रिंसिपल है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये क्या बोला, ऑफ प्रिंसिपल का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे वेरियस ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो कम एनर्जी ऑर्बिटल में होगा। उसका जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना हम लोग फिल करते जाएंगे। कहने का मतलब सबसे पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल खोजेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा जो है ना उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल खोजेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2, ठीक है। और उसके बाद तीसरा खोजेंगे, उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ना हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो अब ऑर्बिटल का जो है ना एनर्जी है उसको बताना है कि इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा। यहाँ पे तो ये एस्पेक्ट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे जिसमें एनर्जी कम रहेगा, फिर इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन आगे डालते जाएंगे। तो वेरियस ऑर्बिटल का एनर्जी जो है हम लोग कैसे बताते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है, n+l रूल, ठीक है। एक तो ये रूल है, तो n+l रूल, इस पे n+l रूल क्या कहता है कि n+l रूल कहता है कि अगर ऑर्बिटल्स दिया हुआ है, मान लो 2 ऑर्बिटल दिया हुआ है, 3 ऑर्बिटल दिया हुआ है, तो उस केस में अगर n+l का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर 2 ऑर्बिटल है उसमें n+l का वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और अगर n+l का वैल्यू कम हो जाए तो उसका एनर्जी कम होगा। ये मतलब रूल है n+l रूल। अगर n+l सेम हो जाए तो उस केस में जिसका n का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो जो है ना इस रूल से हम लोग आसानी से बता सकते हैं, अगर 2-3 दिया रहे तो, लेकिन क्या है ना कि तुमको बहुत सारा s ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो लिखने के लिए ना ये वाला रूल का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इससे भी यूज़ करके हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन बार बार वो चेक करना पड़ेगा ना, तो बार बार चेक नहीं करेंगे, याद कर लेंगे उसको। तो याद कैसे करेंगे उसको, उसके लिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ना इसमें एक टेबल टाइप से बना लेते हैं। कैसे क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तो आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें। 1s 2s हम एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1s 2s 3s 4s 5s 7s इस तरह से लिख दिए हैं। और सही 2p 3p 4p 5p 6p 7p इस तरह से जो है ना हम लोग लिख दिए। sp, ठीक है, d लिखेंगे, तो उसके बाद 3d, मतलब यहाँ पे देख लेना p जो होगा ना स्टार्ट होगा 2 से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज अगर n का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, तो l का वैल्यू क्या आएगा 0 और 1, तो इस केस में क्या हो गया, 1 हो गया s ऑर्बिटल, ये क्या हो गया p ऑर्बिटल। n का वैल्यू 3 लेंगे ना, तो l का वैल्यू 0 1 और 2, तो देखो ये 2 के लिए 1 आया ना, तो ये p ऑर्बिटल हो गया ना, तो ये 2p के बारे में बता रहा है, ये जो है ना ये 2p के बारे में बता रहा है। इसमें देखो n=3 है, और ये s और ये p और ये d, तो ये क्या बताएगा, ये 3d के बारे में बताएगा। तो d जो है ना 3 से स्टार्ट होगा, p जो होगा 2 से स्टार्ट होगा, तो 3d 4d, ठीक है ना, 5d 6d 7d, आई थिंक बुक में भी बनाया होगा। उसके बाद देखना 4f जो है ना 4 स्टार्ट करेंगे तो 4f से स्टार्ट हो जाएगा,
सिमिलरली, ठीक है ना, 5F 6F 7F, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है ऊपर जाएंगे ना तो एनर्जी बढ़ता है। तो एक्चुअली इसमें एनर्जी के लिए ना हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा देते हैं इस तरह से। ऐसे कुछ यहाँ से ऐसे जाएंगे ना तो सबसे पहले इसका आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर है एनर्जी इसका आएगा, फिर इसका एनर्जी इसका आएगा, ठीक है, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, और सिमिलरली इसका आएगा, सिमिलरली इसका आएगा, और सिमिलरली इसका आएगा, ठीक है ना, और सही उधर जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ ना कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s का होगा, 1s के बाद है ना फिर नीचे जाएंगे, तो 1s के बाद 2s का, 2s के बाद फिर नीचे जाएंगे, तो 2s के बाद किसका, 2p का, 2p के बाद 3s का, 3s के बाद फिर नीचे जाएंगे, ठीक है ना, तो 3p का 4p का 4s, ठीक है, 3p 4s का 4s के बाद फिर नीचे जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से फिर इस तरह से नीचे जाते जाएंगे। तो अगर मान लो कि जो है ना ऑर्डर नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, 1s 2s इस तरह से लिख लेंगे, और 2 जो p जो है ना 2p से लिखेंगे, d 3 से लिखेंगे, 4 इस तरह से लिख के जो है ना इस तरह से कर देंगे। तो एनर्जी जो है वेरियस ऑर्बिटल का हमको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे कम जो होगा 1s का होएगा, 1s के बाद 2s का, 2s के बाद किसका आएगा, 2p का, 2p के बाद क्या है, 3s का, 3s के बाद क्या है, नीचे आएगा ना 3p का, 3p के बाद क्या है, 4s का, 4s के बाद क्या है, 3d का, 3d के बाद क्या है, 4p का, 4p के बाद क्या है, 5s का, 5s के बाद क्या है, 4d का, 4d के बाद क्या है, 5p का, उसके बाद क्या है, 6s का। तो ऐसे ही जो है ना हम लोग आगे सबका एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है इसमें। तो इसमें जो है इसको लिख लेना है, बाकी इसमें जो है ना एक दो स्टेटमेंट है उसको लिख देते हैं हम, ठीक, इसका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको जो है ना लिख दे रहे हैं। इसमें जो है ना लिखेंगे अब प्रिंसिपल में, दिस प्रिंसिपल states that the electrons are added one by one, electrons are added one by one to the various orbitals, in order of their increasing energy, starting from orbital with lower energy, ठीक है ना, लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है ये जो लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल वेरियस ऑर्बिटल्स आर, ठीक है ना, वेरियस ऑर्बिटल्स आर, ये लिख लेना है, ये बना लेना है, इतना कर लेना है। इसमें जो है ना एक पॉइंट और लिखाएंगे, n+l रूल का लिखाएंगे, तो इसको कॉपी कर लो, इसको हटाते हैं। ये जो है ना अब प्रिंसिपल है, ठीक है, n+l रूल अब इसके बाद लिखाएंगे, ये अब प्रिंसिपल था। n+l रूल यहाँ पे लिख लेना, n+l रूल में, तो n+l रूल में हम लोग लिखेंगे इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम
लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल, ठीक है ना, किसी ऑर्बिटल के लिए लोअर इज इट्स एनर्जी, ठीक है। हाउएवर, लेकिन अगर दोनों सेम हो जाए तो हाउएवर इफ द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल, two different values of orbital, two different types of orbital, two different types of orbitals, orbitals have the same value of n plus l, the orbital with lower value of n has lower energy, ठीक है ना। लोअर वैल्यू जिसका रहेगा इनका, उसका लोअर एनर्जी। तो ये यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ पे ऑर्बिटल दिया हुआ है, जैसे मान लो, ठीक है ना, 1s 2s 2p 3s दे रहा है। तो पूछेगा ना कि इसमें कि जो है कि इसका एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो कैसे बता लेंगे? तो यहाँ पे देखना n प्लस एल अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका n प्लस एल कितना हो जाएगा? इसका n का वैल्यू 1 और इसके लिए कितना हो जाएगा? 0, तो 1 हो जाएगा। इसका n प्लस 1, तो इसका n कितना हो जाएगा? 2, l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, तो ये 2। इसका देखना 2 और p मतलब l का वैल्यू कितना? 1, तो ये हो जाएगा 3। इस केस में देखना 3, इसका वैल्यू कितना? 0, तो ये 3। अब ये दोनों में देखो सेम आ गया ना, तो जिसका n का वैल्यू सेम होगा, n का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, n का वैल्यू कम रहेगा तो कम होगा। तो 3s का एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर 2p का, ठीक है, और उसके बाद देखना 2s का, उसके बाद 1s का। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर लेते हैं कुछ ऐसा। तो ये जो है ना, ये अब वो प्रिंसिपल था, उसमें n प्लस एल रूल था कि n प्लस एल जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा आ गया तो उसका एनर्जी ज़्यादा, n प्लस एल का वैल्यू कम आ गया तो एनर्जी कम होगा। उसके बाद इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, आसान सा है, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, मतलब आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पहला रूल था। उसके बाद फिर हम लोग है ना वुड्स रूल पढ़ेंगे, उसके बाद एक और जो है इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, लाइक देना है इसमें। चलो ओके, बाय बाय। यहाँ पे